Hello guys, welcome to the next lecture of English. So today we are going to discuss object. उसी में हम आगे चलते हैं चैप्टर 2 में ही ऑब्जेक्ट ऑफ preposition, राइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए preposition हम बोलते किसको हैं, राइट। तो preposition वो होते हैं words used to join noun or pronoun or phrase to other words within अ सेंटेंस। मतलब अगर मैं कोई सेंटेंस बना रही हूं तो मुझे कुछ वर्ड्स दूसरे वर्ड से ज्वाइन करने होते हैं, यही तो होता है सेंटेंस। तो उनको ज्वाइन करने के लिए बीच में हम कुछ किसी चीज की हेल्प लेते हैं। उन्हीं हेल्पर्स को हम बोलते हैं क्या, उन्हीं हेल्पिंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन, राइट। तो प्रेपोजिशंस आर यूजुअली शॉर्ट वर्ड्स, राइट। एग्जाम्पल at, to, behind, besides, about, after, instead, in, by, on, over, up to, until, inside, under, within, before, among, through। तो ये सब आपके क्या है, prepositions, right? At, to, in, on, behind, beside, about, after, before। तो these all are prepositions, right? तो preposition आपको पता चल गए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं object of the preposition, right? Object of preposition, preposition पता चल गए हैं। अब हमें पढ़ना है object of the preposition। तो बेसिकली preposition जो है, preposition होता है at, to, beyond, before। इनके बाद जो भी आएगा ना, जैसे at के बाद कुछ आया, या to के बाद कुछ आया, या beyond के बाद कुछ आया, या before के बाद कुछ आया, तो prepositions के बाद में जो आता है वो बन जाता है क्या, object of preposition, right? तो लिख लीजिए, the object comes immediately after the preposition। तो ऑब्जेक्ट कब आता है, preposition के इमीडिएटली बाद आता है, राइट। तो preposition के इमीडिएटली बाद जो वर्ड आएगा वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ preposition, राइट। ठीक। whereas the indirect object does not come immediately after preposition, राइट। आप याद कीजिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कराए थे। इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं, राइट।
मैंने आपको लास्ट क्लास में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कराए थे, राइट? तो अब पता चल जाएगा आपने कितना पढ़ा है। एग्जाम्पल, आई मेड नेहा पास्ता फॉर लंच। तो याद कीजिए, आई होता था सब्जेक्ट, राइट? वर्ब होता है मेड, राइट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मेड वॉट, राइट? एक्शन, जो ये वर्ब है, इसका जो एक्शन वर्ड है, इसका किसके, इसका रिसीवर कौन है? मेड, राइट? क्या मेड? क्या? पास्ता। तो पास्ता आपका क्या हो जाता था? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट? पास्ता मेरा क्या हो जाता था? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेड हो जाता था मेरा वर्ब, राइट? हमने पढ़ा था वर्ब का एक्शन जिसके ऊपर होता था वो बन जाता था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट? आई है सब्जेक्ट, ओके? अब इफ आई एम एबल टू फाइंड आउट कि ये जो एक्शन किया जा रहा है, पास्ता जो बनाया जा रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो किसके लिए किया जा रहा है? नेहा के लिए किया जा रहा था। तो नेहा आपका क्या हो जाता था? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक और हमने चीज पढ़ी थी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में लाया करता है? वर्ब, इट लाइज बिटवीन वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी हमने किया था, राइट? ठीक। अब अब आपने आज पढ़ा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, मतलब प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा वो आपका क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। यहां पे देखिए इस लाइन में, इनको आप ऊपर ही लिखिएगा एरो करके, राइट? क्योंकि नीचे मैं आपको सिर्फ प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन का एरो बनाऊंगी। इस पूरे सेंटेंस में प्रेपोजिशन कौन सा है? फॉर, राइट? फॉर आपका है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद जो आ रहा है वो क्या है? लंच, राइट? तो लंच आपका बन जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट? प्रेपोजिशन। ठीक है, डन। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? Indirect object is Neha and it is not coming after preposition for। वो फॉर के बाद भी नहीं आ रही है, राइट? तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है वो प्रेपोजिशन के बाद नहीं आता है, राइट? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, राइट? तो इस सेंटेंस में आपको सब पता चल गया जो अभी तक आपने पढ़ा था, राइट? एक्शन जिसके ऊपर हो रहा है, मेड किसके ऊपर हो रहा है? पास्ता के ऊपर हो रहा है, तो पास्ता बिकम्स योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पास्ता किसके लिए बनाया जा रहा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला काम किसके लिए किया जा रहा है? नेहा के लिए। तो नेहा बन जाएगी व्हाट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है? गॉट इट? उसके बाद हमने पढ़ा प्रेपोजिशन। इस पूरे सेंटेंस में प्रेपोजिशन क्या है? फॉर, राइट? और प्रेपोजिशन के बाद जो फॉलो करता है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो लंच आपका क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ओके? ओके, example, the dog is looking at the mouse। तो इस सेंटेंस में preposition हो गया at and the mouse becomes what? Object of preposition, okay? Next, you are going to Kolkata, right? So here the preposition is to और उसके बाद फॉलो हो रहा है कोलकाता, तो कोलकाता बिकम्स योर व्हाट? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, डन। अब इसका कुछ एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। सीता सिट्स बिसाइड
besides me in a class. ठीक है, तो यहाँ पे preposition क्या हो गया? besides. उसके बाद क्या आ रहा है? me. तो me आपका बन जाएगा object of preposition, right? उसके बाद the play will begin at 7, right? PM. तो यहाँ पे preposition आपका क्या हो गया? The play will begin at 7 PM. तो at आपका हो गया preposition और 7 PM आपका हो गया object of preposition. अगला sentence. The ball rolled under the table. तो इस सेंटेंस में preposition है आपका under. उसके बाद the table क्या हो गया? Object of preposition. Next sentence. The phone is on the table. On is your preposition. The table becomes object of preposition. Okay. I hid behind the tree. The preposition is behind. The tree is object of preposition. Jay cried during the movie, right? So during is your preposition. The movie is object of preposition, right? So now you have got to know that the object of preposition comes immediately after preposition, right? तो जो object of preposition है वो immediately किसके बाद आएगा? preposition के बाद आएगा. तो पहले अगर आपको sentence में पता चल जा रहा है कि preposition कौन है, कौन से हैं, तो उसके बाद जो आएगा वो क्या कहलाएगा? object of preposition, right? और prepositions कौन से होते हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, right? prepositions आपके हमने पढ़े थे at, to, behind, besides, about, after, instead, in, by, on, over, up to, until, inside, under, within, through, during, ये सब आपके क्या हैं? preposition. Okay. Next आपका है types of sentences. First sentence is declarative sentences, or we can call them assertive sentences. तो declarative sentence basically घोषणा, हिंदी में बोलते हैं ना घोषणा करना, डिक्लेयर करना, राइट? assertive मतलब कुछ stating a fact, राइट? आप कोई चीज फैक्ट बता रहे हैं या कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? assert करना. आई एम गिविंग सम इंफॉर्मेशन, आई एम asserting दिस, राइट? तो वो हो जाएंगे assertive सेंटेंस. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोलो या assertive सेंटेंसेस बोलो, एक ही बात है, राइट? तो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कुछ डिक्लेयर करना, कुछ घोषणा करना या कोई स्टेटमेंट रखना या कोई इंफॉर्मेशन देना. ओके, तो ये कौन से होते हैं? ये वो सेंटेंस होते हैं दे मेक अ स्टेटमेंट. अगर आपके सामने कोई स्टेटमेंट दी गई है तो इसका मतलब इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. दे गिव अस इंफॉर्मेशन, they give us information and normally end with full stop. They can be positive
और नेगेटिव, जैसे आई लाइक कॉफी। ठीक, तो मैं बता रही हूँ, आई एम गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ, आई लाइक कॉफी, राइट, राइट। या फिर मैं बोल रही हूँ आई डू नॉट लाइक कॉफी। इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं, गिविंग इन्फॉर्मेशन, राइट। तो ये सेंटेंस तो मैंने बोला पॉजिटिव टोन में, आई लाइक कॉफी। ये सेंटेंस मैंने नेगेटिव टोन में बोला, आई डू नॉट लाइक कॉफी। बट ये दोनों ही सेंटेंसेस क्या है, आपके डिक्लेरेटिव या एजर्टिव सेंटेंस, बिकॉज आई एम डिक्लेयरिंग समथिंग। नाउ दैट डिक्लेरेशन कैन बी इन अ पॉजिटिव मैनर, और दैट डिक्लेरेशन कैन बी इन what negative manner. ओके, ठीक। अब है आपका नेक्स्ट imperative sentences। जैसे मैं आपको बोलूंगी एग्जाम्पल, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ये कौन सा सेंटेंस है, तो आप क्या बोलेंगे, डिक्लेरेटिव, क्योंकि आई एम स्टेटिंग द फैक्ट, राइट, मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ आपको, आई एम स्टेटिंग अ फैक्ट, तो इट बिकम्स व्हाट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस आपके वो होते हैं, अगर आपको सेंटेंस को पढ़ के लग रहा है कि इट इज गिविंग मी सम कमांड, तो दे नॉर्मली एंड विद फुल स्टॉप। फुल स्टॉप में तो वहां पे भी एंड हो रहा था सेंटेंस, बट यहाँ पे जो अगर कोई सेंटेंस आपका कमांड दे रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस, राइट। और अगर वो नॉर्मल स्टेटमेंट है, राइट, तो वो हो जाएगा आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, तो दे गिव अ कमांड, दे नॉर्मली एंड विद फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क। यूजुअली देयर इज नो सब्जेक्ट। जनरली इन सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि स्टॉप, मैं बोल रही हूँ स्टॉप, तो कोई सेंटेंस नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, राइट, कोई सब्जेक्ट नहीं है, किसको बोल रही हूँ स्टॉप, बस आपको मैं एक वो कमांड दे रही हूँ स्टॉप, या फिर मैं बोल सकती हूँ यू स्टॉप, तब तो सब्जेक्ट हो जाएगा ना। बट अगर मैं बोल रही हूँ सिर्फ स्टॉप, राइट, तो आई एम गिविंग यू अ कमांड, तो दिस इज व्हाट, इंपरेटिव सेंटेंस, राइट। मैं बोल रही हूँ अगला सेंटेंस में आपके, गिव हर कॉफी। ठीक है, अगला सेंटेंस गिव हर, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, स्टॉप के आगे है ये, स्टॉप फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके, एक लाइन और एक नीचे डॉट, ओके। अगला सेंटेंस है गिव हर कॉफी, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि उसको कॉफी दो, मैं आपको कमांड दे रही हूँ, इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, गिव हर कॉफी, तो ये सेंटेंस भी आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है कि कोई कमांड दिया जा रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस, राइट। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं where there is compulsion, आपको वो चीज करनी ही करनी है, ऑर्डर है इन द सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट इज exclamatory sentences. They give strong emotions, always end in a exclamation mark.
जैसे कि what a liar he is, how he lied, राइट। तो जिन सेंटेंसेस में आपको इमोशंस के बारे में पता चल रहा है, राइट, तो वो आपके हो जाएंगे कौन से, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, राइट। जैसे अल्लास ही इज डेड, तो अल्लास ALAS, उसके आगे भी क्या लगता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क ना, या हुर्रे, राइट, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, आप बहुत हैप्पी हो, तो अगेन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नाम से पता चल रहा है ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो इंटेरोगेट करते हैं, विच आस्क सम क्वेश्चन, राइट। तो दे आस्क अ क्वेश्चन, दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, राइट। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मैं बोल रही हूँ, डू यू लाइक कॉफी, राइट। डोंट यू लाइक कॉफी। मैं पहले आपसे पूछ रही हूँ डू यू लाइक कॉफी, तो ये पॉजिटिव टोन में बोल रही हूँ। अगला डोंट यू लाइक कॉफी, तो मैं ये नेगेटिव उसमें बोल रही हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव टोन पे, कि जहाँ पे नॉट वर्ड आ जाता है वो नेगेटिव टोन का सेंटेंस कहलाता है, राइट। तो है तो दोनों सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क ही, दे आर आस्किंग समथिंग। पहले मैं पूछ रही डू यू लाइक कॉफी, दूसरे में डोंट यू लाइक कॉफी, राइट। द सेम थिंग इज बीइंग आस्क्ड हियर, राइट। एक ही चीज पूछी जा रही है, बट टोन फर्क है, राइट। पहले में पॉजिटिव टोन है, दूसरे में नेगेटिव टोन है। एनीवेज, पूछा तो दोनों में क्वेश्चन ही जा रहा है, इसीलिए ये सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे आपके, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, राइट। तो जब भी आपके पास कोई सेंटेंस दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सा सेंटेंसेस है, तो अगर वो क्वेश्चन मार्क है एंड में, तो हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और अगर स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, जैसे अलास, हुर्रे, राइट, बाद लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ रहे हैं, राइट, तो वो हो जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जो आपको क्या देते हैं, कमांड, राइट। अगर सेंटेंस आपको कुछ कमांड देता हुआ लगता है तो वो हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस, राइट। और अगर कोई प्लेन स्टेटमेंट दे रखी है, कोई फैक्ट आपके सामने रख रखा है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, राइट, जैसे कि टुडे इज कोल्ड वेदर, राइट, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। So that's all for you today's class. Thank you so much. Keep studying.